आ जाओ। सो बच्चों हम लोग सीए फाउंडेशन का फास्ट ट्रैक देख रहे हैं फॉर अपकमिंग सितंबर 2025 एंड ऑनवर्ड्स एग्जामिनेशन। लास्ट लेक्चर में इलिस्ट्रेशन नंबर 8 हमने सॉल्व किया था। अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया तो क्या, एंड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया तो क्या। दोनों भी केस में हमने बेटा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आपको इसमें कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो, एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट। यस, हो गया था 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से मार्क करके रख लिया होगा सभी ने। मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवा के दिया था शुभ्रा लिमिटेड वाला। सेम ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। सेम ऐसे बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। राइट, सब लोग साथ में हैं, आगे बढ़े हम लोग। अच्छा देखो, मुझे ना काफी सारे बच्चों के मैसेज ऐसे आए थे कि सर आप ये फास्ट ट्रैक तो ले रहे हो, लेकिन अगर हमें कोई टॉपिक डिटेल में थोड़ा सा देखना है तो उसके लिए कोई रास्ता है क्या। तो मैंने उसके लिए भी ऑलरेडी बच्चों को बोल के रखा है, आप मुझे बोल देना कौन सा टॉपिक चाहिए, मैं उस टॉपिक का लेक्चर पब्लिक कर दूंगा। डिटेल्ड वाला मुझे व्हाट्सएप कर देना एक बार, है ना, तो मैं उस टॉपिक का लेक्चर पब्लिक कर दूंगा। सर व्हाट्सएप कहां करना, व्हाट्सएप आप मुझे इस नंबर पे कर देना। तो जो टॉपिक का आपको ऐसा लगा कि एक बार का डिटेल लेक्चर देखना है तो मैं थोड़े समय के लिए वो पब्लिक कर दूंगा। बाकी फास्ट ट्रैक तो अपना चल ही रहा है। ओके, क्लियर, ऑल सेट। चलो हम लोग आगे बढ़े क्या फिर। डन, आ जाओ। सो आज थोड़ा सा सर ठीक से नहीं दिख रहा, स्क्रीन ब्लर है। नहीं रे, स्क्रीन तो सही है एकदम। स्क्रीन तो सही है मुन्ना। नाउ चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, एक अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग प्लीज ध्यान दो। 9 नंबर का क्वेश्चन आप खुद से होके करोगे, 9 नंबर वाला क्वेश्चन आप खुद से होके करोगे बेटा। राइट, चलो बच्चों सब लोग ध्यान देना, सबके पास अपने अपने कैलसी है, हथियार है, आ जाओ ध्यान दो। ठीक है ना स्क्रीन अब, वेरी गुड। सो क्वेश्चन नंबर 10, इसका हेडिंग क्या है, चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। बच्चों थोड़ी सी रफ्तार से करेंगे हम लोग, पहले कॉन्सेप्ट समझो फिर इसके क्वेश्चन करवाता हूं। और डोंट वरी, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था डिप्रिसिएशन का मैं जो सेल्फ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है वो भी आज करवाने वाला हूं, है ना, जितने अपने आज हो जाए। यार रात को कल तो इतनी भयंकर नींद आ रही थी, उस चक्कर में मैंने 1-1.25 घंटे में ही आपका लेक्चर छोड़ दिया। थोड़ा सा हम लोग इसका टाइमिंग थोड़ा सा चेंज करेंगे, ऐसा कि मैं थोड़ा ज्यादा समय ले सकूं। क्या दिन भर लेक्चर्स रहते हैं ना तो रात में थक जाता हूं, तो इस वजह से लास्ट वाला लेक्चर 1-1.25 घंटे में ही छोड़ दिया। पर इसका टाइमिंग बदलना पड़ेगा बॉस, और बहुत जल्द हम लोग बदल देंगे इसका टाइम। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में तो करते। आ जाओ, चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। मेसर्स अंशुल एंड कंपनी कमेंस अ बिजनेस ऑन 1st of January 17। क्या बोला है, व्हेन दे परचेज अ प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर 7 लाख दे एडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन एट 15% पर एनम on diminishing balance basis, and over the years their purchases of the plant have been। इन्होंने सबसे पहला प्लांट खरीदा 1 जनवरी 2017 को, उसके बाद और अगली बार प्लांट कब खरीदा 1 जनवरी 2018 को, उसके बाद अगली बार प्लांट कब खरीदा 2 लाख का 1 जनवरी 21 को। और आगे बोला है ऑन 1 जनवरी 21 इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड एंड टू चेंज द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, मेथड और रेट टू स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन मेथड किया, अभी तक WDV था, अब स्ट्रेट लाइन अगर शिफ्ट कर दिए तो अपने आप रेट भी चेंज हो जाएगा। मेथड तो चेंज हो ही रही है, अपने आप रेट भी चेंज हो जाएगा। आगे बोला है ऑन दिस डेट यानी 1 जनवरी 2021 को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज असेस्ड एज 6 ईयर फॉर ऑल द असेट परचेज बिफोर 1/1/21। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास कितनी मशीन थी
मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। तो इन्होंने बोला 1/1/2021 ऑनवर्ड्स, बरोबर है ना। जो भी असेट्स है उनकी यूजफुल लाइफ 6 साल है। बट कौन सी असेट की? वो असेट जो 1/1/2021 के पहले खरीदी थी। 1/1/2021 के पहले कौन सी एसेट खरीदी बताओ? मशीन 2 एंड मशीन 1। सो 1/1/2021 से मशीन 1 और 2 का रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 6 साल है। एंड बची हुई असेट का स्क्रैप वैल्यू 0 है एंड 10 इयर्स फॉर द असेट परचेज ऑन 1/1/21, और इसकी यूजफुल लाइफ यहां से 10 साल है, और ये दोनों असेट की यूजफुल लाइफ 1/1/21 से 6 साल है, और ये असेट की यूजफुल लाइफ 1/1/21 से 10 साल है विथ नो स्क्रैप वैल्यू। ये बात समझ में आई सभी को? आगे क्या बोला है? रिक्वायर्ड कैलकुलेट द डिफरेंस इन डिप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन द प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। आ जाओ बेटा, यहाँ पे नया वाला डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे डिफरेंस इन डिप्रिसिएशन पूछने से अच्छा यहाँ पे इन्होंने ये बोलना चाहिए था डिप्रिसिएशन अंडर न्यू मेथड कितना रहेगा, बरोबर है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन समझ में आया सभी को? सब लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे बेटा। इलू 10 मॉड्यूल का पेज नंबर 5.24 मॉड 1 ICAI टॉपिक डेप्रिसिएशन। टॉपिक कौन सा है? डेप्रिसिएशन। बढ़ो आगे, दो हेडिंग दे दो, मेसर्स अंशुल एंड कंपनी, ठीक है। आ जाओ सब लोग मेरे साथ साथ लिखना बेटा। यस, हाय, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आप लोगों को असेट अकाउंट भी बनाने के लिए बोला है टू बी एडजस्टेड इन द प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट बनाऊंगा सबसे पहले। प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट बोला है ना, डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट बना लेते हैं। और उसके बाद जरा सा क्वेश्चन का स्टोरी समझना आप सारे बच्चे अच्छे से। मैं एक बहुत ही काम का वर्किंग नोट बना रहा हूं, समझो जरा। हमारे पास टोटल कितनी एसेट है बेटा, बताओ तो जरा मुझे। हमारे पास टोटल कितनी एसेट है मुझे जरा बताना। हमारे पास टोटल 3 एसेट है। टोटल कितनी एसेट है? 3 एसेट है। डेट, पर्टिकुलर्स, मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3, बरोबर। मैं पूरे क्वेश्चन को इस टेबल में लिख रहा हूं, सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजिकली पढ़ के टेबल में लिख रहा हूं बेटा। वेरी गुड। 3 एसेट्स है, फटाफट से देखना जरा लाइन से। सबसे पहली एसेट कब खरीदा था? 1/1/2017 को मशीन 1 परचेज। मशीन 1 परचेज कितने में लिया था बेटा, बताओ तो जरा अमाउंट। 7 लाख रुपीस। मैं इसके लिए थोड़ा सा स्पेशियस बना लू क्या रे? ठीक है, मशीन 1 खरीदा था 7 लाख रुपीस का। इस दिन 2 और 3 नहीं था। फटाफट से ध्यान देना सब लोग। उसके बाद में 1 जनवरी 2017 के बाद फरवरी 17 में क्या हुआ आप देखना। मैं क्वेश्चन से कैसे बातें करता हूं। फरवरी 17 में कुछ हुआ? नो। मार्च 17 में कुछ हुआ? नो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यस, दिसंबर में डिप्रिसिएशन चार्ज किया हम लोगों ने। दिसंबर में डिप्रिसिएशन चार्ज किया, राइट। तो आ जाओ प्लीज ध्यान देना। दिसंबर में 31 दिसंबर 2017 को डिप्रिसिएशन ब्रैकेट में लिख रहा हूं ऑन मशीन 1। कौन सी मेथड है बेटा? 15% पर एनम ऑन WDV बेसिस। निकालो 7 लाख का 15%, 1,05,000 का डिप्रिसिएशन आ जाएगा। सर पूरे साल का? हाँ, असेट भी तो साल के पहले दिन लिया था मैंने। फटाक से इसको क्लोज करो। 1/1/18 को बैलेंस ब्रॉड डाउन या बेटा 7 लाख माइनस इक्वल्स टू 5,95,000।
बरोबर ना। उसके बाद अगले दिन 1 जनवरी 2018 को मशीन 2 परचेस किया। पढ़ो क्वेश्चन, देखो बेटा क्या बोला है। दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन एट 15% पर एनम ऑन WDV मेथड। आगे लिखा है देयर परचेसेस ऑफ प्लांट हैव बीन एज फॉलोज। नीचे डेट दिया है 11/18 को 1.5 लाख रुपए का प्लांट खरीदा मशीन 2। मशीन 2 परचेस्ड, मशीन 2 के कॉलम में लिखो 1,50,000। उसके बाद अगले साल और कुछ हुआ है क्या? नो, डायरेक्टली आ जाओ साल के आखिरी में। डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर ऑन मशीन 1 एंड मशीन 2। बोलो बेटा अगेन रेट कौन सा है? 15% पर एनम WDV मेथड। 1 जनवरी 2021 से डिसाइड किया चेंज करने का, अभी तो पुराना वाला ही मेथड है। बोलो बेटा इंटू 15%, 5,95,000 इंटू 15%, बोलो 89,250 माइनस इक्वल्स टू कितना है बेटा? 5,05,750। 1,50,000 इंटू 15%, 22,500 माइनस इक्वल्स टू 1,27,500। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऑल सेट। उसके बाद में 1119 के बाद और कुछ हुआ है क्या? चेक करो। 19 में, पूरे साल में और 19 में कुछ हुआ है? चेक करना। पूरे 19 में, क्वेश्चन में 19 में कुछ नहीं हुआ। 19 के आखिरी में डायरेक्टली डिप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर ऑन मशीन 1 एंड मशीन 2 19,125 सेकेंड असेट का माइनस इक्वल्स टू 1,08,000। अरे बाबा मेरे स्क्रीन पे 1,27,500 दिख रहा था ना बैलेंसिंग फिगर, उसी के ऊपर डायरेक्ट 15% ले लिया। ओनली डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बिल्कुल सही लिखा बेटा। फिर 5,05,750 इंटू 15%, 75,862.5 है तो राउंडिंग ऑफ कर लेता हूं, माइनस इक्वल्स टू 4,29,887। बैलेंस ब्रॉट डाउन WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ ईयर। ये पहला साल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। उसके बाद 31 दिसंबर 2020। देखो असेट कब खरीदा? अगली 1 जनवरी 21 को खरीदा। अगला डिप्रिसिएशन लो इंटू 15%, 64,483 माइनस इक्वल्स टू 3,65,404। वन लैख 16,256.25 माइनस इक्वल्स टू 921,121। ओ भाई साहब, अब 1121 आ गया है। इस दिन का बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। इसी दिन एक नई एसेट खरीदा, इसी दिन एक नई एसेट खरीदा, मशीन 3 परचेज्ड। पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं। हमने पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया। क्रोनोलॉजिकली जो चीज सबसे पहले हुई है मैंने उसे लिख दिया इस टेबल में। असेट आई तो प्लस किया, डिप्रिसिएशन चार्ज किया, माइनस किया, बचा हुआ बैलेंस लिखा। नया मशीन कितने का खरीदा बताओ जरा? नया मशीन कितने का खरीदा हमने इस दिन? 2 लाख रुपए का। हमने नया मशीन खरीदा 2 लाख रुपीस का। और आज के दिन से मेथड चेंज हो गई है मुन्ना। आज के दिन से डिप्रिसिएशन की मेथड चेंज हो गई है। ओ भाई साहब, फ्रॉम 1/1/2021 मेथड चेंज्ड। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं। अब बताओ मशीन 1 पे कितने का डिप्रिसिएशन लगेगा? डिप्रिसिएशन फिफ्थ ईयर ऑन मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3। बोलो मशीन 1 कितने साल बची? और इन्होंने बताया था 1/1/21 के पहले जो असेट खरीदा था उनकी यूजफुल लाइफ
यहां से आगे कितनी बची, 6 साल। और 1/121 को जो असेट खरीदा था उनकी यूजफुल लाइफ आज से कितनी बची, 10 साल विथ नो स्क्रैप वैल्यू। और नया मेथड है एसएलएम। निकल बेटा एसएलएम के हिसाब से कॉस्ट, अभी मेरे लिए तो यही कॉस्ट है, अपॉन माइनस 365,404 माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, और इसकी लाइफ बची है 6 साल। चलो बेटा अब ये है 92,119 जीरो स्क्रैप वैल्यू, इसकी लाइफ बची है 6 साल। एंड 2 लाख माइनस जीरो स्क्रैप वैल्यू, इसकी लाइफ बची है 10 साल। बच्चों ये 6 साल 6 साल 10 साल, ये समझ में आया कि आप लोगों को प्रश्न में बोला है 1121 के पहले की जितनी भी एसेट है सबकी लाइफ 1121 से 6 ईयर बची, और 1121 को जो एसेट खरीदा था उसकी लाइफ 10 ईयर्स बची है। इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया। बताओ फटाफट से अब कितना आ जाएगा, यहां का डिप्रिसिएशन आएगा 20,000, यहां का निकालो 92,119 डिवाइड माइनस 0 डिवाइड बाय 6, 15353 15,353। उसके बाद 365,404 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6 ईयर 60,901, बरोबर ना। 60,900.66 है तो मैंने अपर लेवल पे राउंड ऑफ कर दिया। 1122 का बैलेंस ब्रॉड डाउन, बोलो बेटा कितना आया, 365,404 माइनस 60,901, 3,04,503, 92,119 माइनस 15,353, ठीक है। ऑल सेट, पूरा क्वेश्चन का मैंने रेकी कर दिया। अब बस हमें अकाउंट बनाने बोला है, अकाउंट तो दूध पीता बच्चा भी बना लेगा। और अकाउंट कौन से साल का बनाने बोला है जल्दी बताओ, अकाउंट कौन से साल का बनाने बोला है, क्वेश्चन चेक करके बताओ। ओनली फॉर ईयर 2021, यानी बस ये साल का अकाउंट बनाने बोला है। और कोई साल का अकाउंट नहीं बोला है, ओनली ईयर 2021। अभी बना लेते, आ जाओ बेटा। 2021 का बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये दोनों असेट की टोटल करो बेटा, 365,404 प्लस 92,119, 4,57,523, 1121 बैलेंस ब्रॉड डाउन 4,57,523। उसके बाद इसी दिन नया असेट खरीदा, टू बैंक अकाउंट, ये देखो 2 लाख मशीन 3 परचेज। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब डिप्रिसिएशन चार्ज करो, ये प्लस ये प्लस ये, तीनों की टोटल करो 60,901 प्लस 15,353 प्लस 20,000, टोटल आए 96,254। तीनों की टोटल 60,901, 15,353 और 20,000। खेल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना है बेटा, 561,269। कुछ था रे इसमें, अब बताओ। सिर्फ 21 का, दोनों साइड की टोटल लिख देना, सिर्फ ईयर 21 का आपको अकाउंट बनाने बोला है, ये बैलेंसिंग फिगर है। कुछ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। सारे बच्चे साथ में, क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ बेटा।
डन, लिख लिया बेटा सभी ने? पक्का? सिर्फ 21 का अकाउंट बनाने बोला था। असेट बेटा, असेट, असेट का डेबिट बैलेंस, सो ओपनिंग बैलेंस उसका डेबिट साइड में लिखूंगा। असेट खरीदा तो असेट बढ़ गया, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, इसलिए असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिप्रिसिएशन की वजह से असेट कम होता है, असेट का डेबिट बैलेंस कम होता है तो क्रेडिट करो बाय डिप्रिसिएशन। और ये दोनों साइड की ये टोटल में से ये टोटल माइनस कर दिया तो बैलेंसिंग फिगर इधर आ गया, असेट का डेबिट बैलेंस आया, क्योंकि डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी, क्रेडिट साइड की कम थी, इसलिए बैलेंस का नाम डेबिट बैलेंस। जो जो बच्चे को ये अभी जो मैंने बोला इसमें अगर कोई तकलीफ है, सर एंट्री में तकलीफ है, तो मैंने आप लोगों को बता करके रखा हुआ है। किसी बच्चे को अगर देखो, मेरी बात सुनना, ये है अपना अकाउंटिंग सब्जेक्ट, मेरी बात समझना, मैं बहुत काम की बात बता रहा हूं। ये अकाउंटिंग अपने को सीए फाउंडेशन में भी है, सीए इंटर में भी है, सीए फाइनल में भी है, आगे आर्टिकलशिप में भी है, बरोबर है ना? यूज तो करना ही है। उसके बाद आप आगे जॉब करो, प्रैक्टिस करो, चाहे और कुछ करो, अकाउंटिंग आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है जीवन भर, बराबर है? जब तक है जब तक है जान अकाउंटिंग है। और इन सब का बेस क्या है? इन सब का बेस है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर देखो ये फास्ट ट्रैक बैच है, यहां पे मैं बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं पढ़ा सकता हूं, बट अगर कहीं पे भी आपको अकाउंट्स पढ़ना है तो ये इसके बगैर आपका काम नहीं होने वाला है। अगर ये आपको, देखो मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, हर बार बच्चे को एक चीज बोलता हूं, अगर ये आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से आता है तो सारी चीजें आ जाएगी सर। और ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स की मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करके डाल के रखे, आपका छोटा भाई, छोटी बहन, दोस्त, यार, रिश्तेदार, कोई भी अगर उसको देखना है एक बार कि यार सर ये बेसिक्स में दिक्कत आती है ना, तो आप लोग है ना, एक बार है ना, ये यहां पे एक बार चैनल पे जाकर के जरूर देख लेना, बरोबर? सीएस हरीश मथारिया सर्च कर लोगे, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मिल जाएंगे। कौन से लेक्चर में एक बार बता देता हूं, कौन से लेक्चर से मैं बता देता हूं, ये जरूर देखना। अपना कोई दोस्त होगा, उसकी केयर करते हो तो उसको जरूर बता देना, है ना? ये चैनल का नाम है, ध्यान रख लेना, ठीक है? सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो चलेगा, बट लेक्चर देख लेना, लेक्चर देख लेना। प्लेलिस्ट में आ गए, प्लेलिस्ट में आने के बाद ये मैंने डाल करके रखा हुआ है, हाँ ये है वो लेक्चर, ये देखो दिख रहा है बेटा सभी को? ये सीए फाउंडेशन सितंबर 2024 की प्लेलिस्ट है, इसमें भी है, और ये सेपरेट बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स है फॉर सीए, सीएस, सीएमए, सेम लेक्चर है दोनों में। बस ये सीए फाउंडेशन सितंबर 24 में पूरा फाउंडेशन का अकाउंट्स बताया हुआ है। सीए फाउंडेशन सितंबर 24, इसमें देखो बेसिक्स के लेक्चर है, चैप्टर जीरो है ना, बेसिक्स के लेक्चर बताए हुए, ये एक बार आप जरूर देख लेना। उसके बाद में आप एक बार बेसिक के लेक्चर खत्म हो गए तो उसके बाद चैप्टर आपका अगला बीआरएस का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, फिर बीआरएस चैप्टर खत्म होने के बाद अगले चैप्टर का, ऐसा इसमें बताया हुआ। बट इसमें के बेसिक के लेक्चर एक बार जरूर आप देखना, तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना? क्योंकि जो भी बातें मैं देखो अपने पूरे सब्जेक्ट में एक ही चीज, एक सत्य है, डेबिट क्रेडिट, उसके ऊपर एक बार कमांड आ गई तो आगे का सारा काम हो जाएगा, राइट? मैंने बता करके रखा है, एक बार आप देखोगे, पर ये लेक्चर देखने के लिए बहुत पेशेंस और शिद्दत चाहिए। आपका बेसिक हो गया है, मैं अभी सितंबर वाले बच्चों को नहीं बोलूंगा बेसिक देखते बैठो, पर जिसका अटेम्प्ट आगे है, जैन में है, मई में है, अगले साल मई में, सितंबर में, जैन में, कोई आपका दोस्त यार, छोटा भाई बहन, उनको जरूर बोल देना। आ जाओ नाउ इलिस्ट्रेशन नंबर 11। इलिस्ट्रेशन 11 एग्जाम में पूछा हुआ है फॉर 4 मार्क्स। देखो ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। A machine costing rupees 6 lakh is depreciated on straight line basis, assuming 10 years working life and nil residual value for the 3 years. कितने साल के लिए अभी तक depreciate हो गए बेटा? For 3 years. Depreciated for 3 years. Depreciated for 3 years.
ये बात क्लियर है। वो एसेट कितने साल के लिए डिप्रिसिएट होगी बेटा? डिप्रिसिएटेड फॉर 3 years ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस assuming 10 years of working life and nil residual value and nil residual value। ये बात एक ध्यान देना। और ऑलरेडी डिप्रिसिएट होगी 3 साल के लिए। द एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर 3rd ईयर वॉज रीअसेस्ड एट 5 years। ओ भाई साहब, असेट 1 साल यूज किया, 2 साल यूज किया, 3 साल यूज किया, 3 साल के बाद असेट की और बैलेंस लाइफ कितनी बचनी चाहिए थी? 7 years, क्योंकि टोटल लाइफ कितनी थी? 10 years। टोटल लाइफ अगर 10 ईयर थी, उसमें से 3 years खत्म हो गए, लैप्स हो गए, तो बैलेंस कितना बचना चाहिए था? 7। बट यहां पे एक बदलाव हो गया। यहां पे क्या बोला है कि 3 साल के बाद आफ्टर 3rd ईयर रीअसेस किया, रिकैलकुलेट किया, रीवेरीफाई किया, रीचेक किया, रीअसेस किया कि उसकी लाइफ अब 5 साल ही बची है। मतलब ये 7 नहीं, 3 साल बाद उसकी लाइफ बची है 5 साल। जो हम लोग सपना देख रहे थे, ओ वाह टोटल 10 साल है, 3 साल खत्म हो गए, 7 साल बचे, 7 years नहीं बचे, 5 years ही बचे। ठीक है। और आपको बोला है 4th ईयर का डिप्रिसिएशन निकालो। अभी कर लेते हैं बेटा, ध्यान दो तो जरा सब लोग, बोलो आंसर। असेट कितने में खरीदा था? असेट वॉज परचेज फॉर 6 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितना था? नील। सो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ पहले कितनी थी? पहले 3 साल तक तो यही अजम्पशन था। पहले 3 साल तक तो यही अजम्पशन था कि 10 साल लाइफ है, तो पहले 3 साल का डिप्रिसिएशन। बोलो बेटा, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट कितना था? 6 लाख, स्क्रैप वैल्यू 0, यूजफुल लाइफ 10 ईयर, तो कितना था? 60,000 पर एनम। तो डिप्रिसिएशन फॉर 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर 60 60 60 यानी 1,80,000। बोलो बचा कितना बेटा? 4,20,000। 4,20,000, यस और नो? अब 3 साल बाद ये बोल रहे कि रीअसेस हुआ, लाइफ कितनी बची अब? नाउ न्यू डिप्रिसिएशन, 4,20,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइड बाई यहां से नई लाइफ बची 5 साल, ये आया 84,000 पर एनम। ये है आपका 4थे साल का डिप्रिसिएशन। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा। ये 4th ईयर का 84,000, पहले 3 साल का 1,80,000, 60,000 पर एनम के हिसाब से। रीवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, पीपी, ये सबसे काम का चार्ट ये है बच्चों। ऊपर जितना भी दिया है थ्योरी, उन सब थ्योरी का निचोड़ इस चार्ट में। और मैं इस चार्ट का भी और क्रक्स आपको 2 मिनट में बताता हूं। तो रीवैल्यूएशन में कभी जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रीवैल्यूएशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान देना। डन? आ जाओ बेटा, प्लीज ध्यान दो सारे बच्चे। क्या बोला है बेटा यहां पे? मैं आपको करके बताता हूं। ये देखो, ये मान लो ये एक असेट है जिसकी हाल फिलहाल में कॉस्ट है मान लो 100 रुपए। ये 100 से कितनी हो गई आपको समझाने के लिए 110। तो बोलो यहाँ पे एंट्री क्या रहेगी? एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो एसेट को डेबिट करेंगे। एसेट अकाउंट डेबिट कितने से बढ़ी? 10 से। टू क्या लिखूं? अब यहां पे कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि असेट की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो जो भी गेन हुआ है वो गेन अभी तक रियलाइज नहीं हुआ, वो असेट में ही फंसा हुआ है। जब तक असेट सेल नहीं करेंगे तब तक वो गेन रियलाइज नहीं होगा। सो ऐसे अनरियलाइज गेन को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डाल सकते हो, इसीलिए आपको ऐसे गेन को रीवैल्यूएशन रिजर्व में डालना होगा। सो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व 10। उसके बाद असेट की वैल्यू और बढ़ गई, आपको समझाने के लिए 115 हो गई। फिर से एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व 5। मान लो अब 115 से नीचे आ गई, 11109 पे आ गई। अब बताओ क्या एंट्री करेंगे बेटा?
क्या एंट्री करेंगे? यस, बिल्कुल सही है तनिष तोष्णीवाल, 84,000 विल बी द आंसर पिछले वाले क्वेश्चन का। 115 से 109 पे आ गई, बोलो क्या एंट्री करेंगे बेटा? यहाँ पे असेट की वैल्यू कम हो गई टू एसेट अकाउंट, बोलो कितने से कम हो गई? 115 से आ गया 109, 6 से। बट अब डेबिट किसको करूं? डेबिट किसको करूं? पीएनएल को डेबिट करना है क्या? हाँ, मैं पीएनएल को ही करने वाला था, बट वेट, ऑलरेडी पुराना वाला रिवैल्यूएशन रिजर्व मेरे पास में पड़ा है। पुराना वाला रिवैल्यूएशन रिजर्व देखो, क्रेडिट हुआ 5, क्रेडिट हुआ 10, ऑलरेडी मेरे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व में 5 और 10 टोटल 15 का बैलेंस है। तो जब कभी भी असेट की वैल्यू कम होती है तो पहले किसकी गर्दन कटेगी? रिवैल्यूएशन रिजर्व की। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को कम करेंगे। रिवैल्यूएशन रिजर्व को बड़ा क्रेडिट कर रहे थे ना आज तक, अब असेट की वैल्यू कम हो गई तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व को कम करो। वेरी गुड। मान लो अब असेट 109 से हो गया, 109 से हो गया 98। अब बताओ एंट्री क्या रहेगी? बोलो। सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन रिजर्व की गर्दन कटेगी। रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना बैलेंस बचा? पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व में था 10 और 5, 15 क्रेडिट हुआ था, बाद में 6 डेबिट हो गया। अब रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना बचा? 9 क्रेडिट बचा है। और अभी असेट कितने से कम हुआ? 109 से 98 हो गया। बोलो बेटा असेट कितने से कम हो गया? 9 और ये 2, 11 से असेट कम हुआ है। कितने से कम हुआ है? 11 से। तो ये 11 से असेट की वैल्यू कम हुई है, तो पहले क्या कम होगा? पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व जाएगा। सो रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, मेरे पास कितना बैलेंस बचा था? 9। 109 से ये 100 तक पहले हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट किया था ना, तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व कटेगा। और एक बार असेट उसकी कॉस्ट या बुक वैल्यू से भी नीचे आ गया तो अब पीएनएल डेबिट होगा। वेरी गुड। पीएनएल अकाउंट डेबिट कितने से? 2। यहाँ पे पीएनएल से डेबिट होगा। यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व पुराना वाला जो हमने रेस किया, खड़ा किया था, उसको खत्म कर दो टू एसेट अकाउंट। हो गया। यही है डिस्कशन पूरा उस थ्योरी में, उस चार्ट में। एक बार ध्यान से सुनना। ये 100 की एसेट थी, एसेट बढ़ी, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। बाद में असेट कम हो गई थोड़ी, बट पूरा रिवैल्यूएशन रिजर्व खत्म नहीं हुआ, थोड़ी सी कम हुई। रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट टू असेट, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट टू असेट, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट टू असेट, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट टू असेट। और कम हो गया असेट, पीएनएल टू असेट, पीएनएल टू असेट, पीएनएल टू असेट। असेट थोड़ा बढ़ गया, असेट टू पीएनएल, असेट टू पीएनएल, असेट टू पीएनएल, असेट टू पीएनएल, असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट टू असेट, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट टू असेट, पीएनएल डेबिट टू असेट, पीएनएल डेबिट टू असेट, पीएनएल डेबिट टू असेट, असेट टू पीएनएल, असेट टू पीएनएल, असेट टू पीएनएल। अब यहां से ऊपर असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। पूरे चार्ट और थ्योरी का डिस्कशन था इस एक में। मान लो अभी असेट 98 से 99 हो गई, बोलो असेट बढ़ गई 1 से। अब पहले क्या करेंगे? पीएनएल डेबिट किया था ना नीचे में, बराबर, तो पीएनएल को क्रेडिट कर दो। मान लो 99 से 104 हो गई, तो यहां पे अभी भी 1 का पीएनएल का बैलेंस था और 4 ऊपर कॉस्ट के ऊपर चला गया, तो यहाँ पे एंट्री क्या रहेगी? 99 से 104 हुआ असेट, तो असेट अकाउंट डेबिट 5 टू पीएनएल पुराना वाला जो बचा हुआ है, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 4। समझा क्या बेटा सभी को? पक्की बात? किसी को यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट व एनी काइंड ऑफ डाउट? चले आगे। पक्की बात? डन? चलो वेरी गुड यार, वेरी गुड। चलो अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर में आ जाओ। सबसे पहले सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आ जाओ। डन?
सेल्फ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ सारे बच्चे, निकालो बेटा अपना मॉड्यूल। ये क्वेश्चन काफी इजी है। मशीन का कॉस्ट था 12 लाख रुपीस, डिप्रिसिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन अज्यूमिंग 10 years वर्किंग लाइफ, जीरो रेसिडुअल वैल्यू फॉर 3 years। ऑलरेडी 12 लाख में से 3 साल का डिप्रिसिएशन 1 to 3 हो गया है। 12 लाख माइनस जीरो स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 ईयर, यानी 1,20,000 पर एनम, यानी 3,60,000 ऑलरेडी हो गया। 12 में से 3 गए 9, 8,40,000 की एसेट बची। उसकी यूजफुल लाइफ एट द एंड ऑफ 3rd ईयर हमें पता चली है ना। ये एसेट रिवैल्यू हुआ पहले अपवर्ड 60,000 से, अपवर्ड रिवैल्यूएशन 60,000, एसेट की वैल्यू हो गई टोटल 9 लाख, और ये बची कितने साल डिवाइडेड बाय 9 ईयर। स्क्रैप वैल्यू क्या था 0, तो 9 लाख माइनस 0 डिवाइड बाय 9 ईयर, देयरफॉर डिप्रिसिएशन 1 लाख पर एनम। देखो 1 लाख पर एनम। इसमें इस बार नया क्या था, एसेट की वैल्यू रिवैल्यू हुई है अपवर्ड में, तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई। यस और नो? आगे बढ़ू थोड़ा सा, वेरी गुड। चले क्या आगे, बरोबर ना बच्चों? इजी है। चल आ जाओ बच्चों। नाउ सबसे पहले सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये इंटेंजिबल असेट के ऊपर में एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो लिख पाओगे क्या है बेटा? इंटेंजिबल असेट बोलो तो बेटा। ये एक आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी असेट है। सर नॉन मॉनिटरी मतलब, ध्यान से सुनना, नॉन मॉनिटरी मतलब ऐसी एसेट जिसे आगे फ्यूचर में बेच के हमें एग्जैक्ट कितना पैसा मिलेगा ये कह नहीं सकते। जैसे कैलकुलेटर बोल रहा हूं, ये कंप्यूटर सिस्टम, ये टैबलेट, ये आपका लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब नॉन मॉनिटरी एसेट है। सर आप पागल हो गए हो, कुछ भी बोल रहे हो। अरे भैया, नॉन मॉनिटरी एसेट का मतलब होता है ऐसी एसेट जिसे बेच करके आगे एग्जैक्ट कितना अमाउंट पैसा मिलने वाला है ये कोई कह नहीं सकता। कार नॉन मॉनिटरी एसेट है, कार को बेच के एग्जैक्ट कितना पैसा मिलेगा नहीं कह सकते। ओएलएक्स वाले बोले, ओएलएक्स वाला बोलेगा तुम्हारी कार 5 लाख में सेल हो सकती है। कार देखो वाला बोलेगा तुम्हारी कार 4 लाख में सेल होगी। किसी गैराज वाले को दिखाया, बोला तुम्हारी कार 6 लाख में सेल हो सकती है। सो कोई एग्जैक्ट नहीं बोल सकता कार से कितने पैसे आएंगे। लेकिन मैंने किसी पार्टी को 10,000 रुपीज का माल उधारी में दिया या उसे पैसे उधार दिए, तो मुझे एग्जैक्ट मालूम है कि उससे कितने पैसे आने वाले हैं, 10,000, न ज्यादा न कम। इंटरेस्ट लिया तो वो अलग। तो ये डेटर मॉनिटरी एसेट है, बट स्टॉक बेच के एग्जैक्ट कितना पैसा आएगा वो मुझे मालूम नहीं है। कस्टमर कितना बार्गेन करेगा मुझे मालूम नहीं है। तो स्टॉक ये कौन सी एसेट है बेटा? नॉन मॉनिटरी। लैंड बिल्डिंग नॉन मॉनिटरी, कार नॉन मॉनिटरी, बट डेटर मॉनिटरी एसेट है। बिल रिसीवेबल मॉनिटरी एसेट है। आपको एग्जैक्ट पता है कि कितना पैसा आने वाला है कौन सी एसेट बेच के। क्लियर? पक्की बात? बड़े बेटा आगे आ जाओ। सो आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन, हेल्ड फॉर यूज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स, हेल्ड फॉर यूज इन द सर्विसेज, और फॉर हेल्ड फॉर रेंटल, किसी को भाड़े से दे सकते हैं, और फॉर अदर, और फॉर एडमिन पर्पज। काफी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, एम्प्लॉय का अटेंडेंस रिकॉर्ड करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर से सेल कर रहे हैं? नो, वो सॉफ्टवेयर से हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, मैनेजमेंट देख रहे हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर हेल्ड फॉर एडमिन पर्पज, थंब इंप्रेशन वाला, सैलरी काउंटिंग वाला, बरोबर। तो ये सारी इंटेंजिबल एसेट है विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस। इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल बताओ बेटा। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, सॉफ्टवेयर्स। एग्जाम्पल से कुछ, ये देखो बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे,
ये एग्जाम्पल रीड करने की जरूरत है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, गुडविल, परचेस गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का अकाउंटिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैंने दिन रात खून पसीना एक करके मैंने मेरी गुडविल सेल्फ जनरेट किया। कितने का खून कितने का पसीना कोई बोल नहीं सकता, इसलिए परचेस गुडविल का अकाउंटिंग होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का अकाउंटिंग नहीं होता है। कस्टमर डेटा, लॉन्ग टर्म कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट, किसी के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपको माल मैं ही बेचूंगा या आपसे माल मैं ही खरीदूंगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ये भी मेरे लिए इंटेंजिबल एसेट है, फायदा ही होने वाला है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट फॉर मोशन पिक्चर, करण जौहर पिक्चर बना करके आगे बेच देता है, उसे पब्लिश करने का, प्रोड्यूस करने का जो, या फिर कस्टमर के सामने, जनता के सामने लेकर के आने के राइट वो बेच देते हैं, तो वो उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन राइट फॉर मोशन पिक्चर। काफी सारे एग्जांपल है। लैंडिंग राइट, आपके पास 5 किलोमीटर बड़ी जगह है, अब मान लो आपको उस जगह पे किसी का प्लेन लैंड करवाना है, तो आपको सरकार से लैंडिंग राइट लेना पड़ता है, और वो लैंडिंग राइट के भरोसे आप लाखों रुपए कमा सकते हो। समझ में आया क्या? किसी को अगर अपना प्लेन चॉपर तुम्हारे लैंड पे राइट करवाना है, तो तुम्हारे लैंड पे लैंड करवाना है, तो वहां पे आपके पास लैंडिंग राइट होना चाहिए, और वो लैंडिंग राइट से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, इसलिए लैंडिंग राइट भी इंटेंजिबल एसेट है। टाइम स्लॉट एट एयरपोर्ट विच परमिट्स द एयरक्राफ्ट टू लैंड और टेक ऑफ, है ना, या फिर आप है ना किसी एयरपोर्ट पे जाकर के भी लैंडिंग राइट ले सकते हो कि मैं हर हफ्ते के ये टाइम पे मैं मेरा प्लेन या चॉपर लैंड करवाऊंगा, तो आपने लैंडिंग राइट के स्लॉट्स ले लिए, तो वो भी आपके लिए एसेट है। ब्रॉडकास्टिंग राइट है, स्ट्रीमिंग राइट ऑफ मूवी, टीवी शो और ऑन वेब सीरीज, तो ये सब क्या है? स्ट्रीमिंग राइट है। नेटफ्लिक्स के पास काफी स्ट्रीमिंग राइट है, तो वो सब उसकी एसेट्स है। एग्जाम में आ सकता है बेटा। इंटेंजिबल एसेट कैन बी रिकॉग्नाइज इफ दे मीट द फॉलोइंग कंडीशन। पहली, आप तो कोई भी इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो ऐसे उठे सुठे, उस इंटेंजिबल एसेट ने नीचे के क्राइटेरिया फुलफिल किए होने चाहिए। सर जिसको रॉयल्टी मिलती है वो क्या होता है? इनकम। मान लो मुझे रॉयल्टी मिल रही है, तो मेरे लिए क्या हो गया? इनकम। सो इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करने के लिए नीचे कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली, वो आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। आइडेंटिफाइबल का मतलब होता है, मान लो कोई तो दो एसेट है, उन दोनों में से कोई एक एसेट को मैं सेपरेट करके इसको अलग से बेच सकता हूं, अलग से रेंट पे दे सकता हूं, अलग से यूज कर सकता हूं। इसे यूज करने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, टीवी और उसका रिमोट क्या दोनों आइडेंटिफाइबल है? नहीं, क्योंकि सिर्फ रिमोट किसी काम का नहीं है, सिर्फ टीवी किसी काम का नहीं है, बरोबर है, तो वो आइडेंटिफाइबल नहीं है। अरे कुछ बात समझ में आ रही है क्या? सो वो असेट आइडेंटिफाइबल कब रहेगी? जब उस असेट को मैं सेपरेटली मेन असेट से बाहर निकाल के अलग से रेंट पे दे सकता हूं, अलग से बेच सकता हूं, अलग से सेल कर सकता हूं, अलग से रेंट पे दे सकता हूं, या किसी से पैसे कमा सकता हूं, तो उस असेट को हम लोग आइडेंटिफाइबल बोलेंगे। आइडेंटिफाइबल मींस एंटिटी कुड रेंट, सेल, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूट द स्पेसिफिक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट रिलेटेड टू दैट असेट। दूसरा, तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए उस असेट पे। तीसरा, प्रोबेबल दैट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अट्रिब्यूटेबल टू दैट असेट, एंड कॉस्ट उसकी मेजर करते आना चाहिए। कॉस्ट ही मेजर नहीं कर पाए तो भैया आप उस असेट को रिकॉर्ड कैसे करोगे? बेटा एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटेंजिबल असेट को रिकॉर्ड करना है, रिकॉग्नाइज करना है, तो कौन सी कंडीशन लगेगी? थ्योरी क्वेश्चन। डन? डन? ओके। An intangible asset acquired separately usually an intangible asset acquired separately usually measured at cost, as cost can be measured reliably in such cases. The cost of intangible asset would comprise of purchase price, या उसके ऊपर कोई import duties taxes पे किया होगा, बट अगर कोई रिफंडेबल वाला ड्यूटी या टैक्स है तो वो असेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना। एक बच्चा पूछ रहा है सर क्या सिर्फ अकाउंट्स के लेक्चर होंगे कि बाकी के भी होंगे? होंगे ना बेटा, बाकी के भी होंगे। बाकी लेक्चर चालू होंगे अगस्त में, तब तक अपना मेजर अकाउंट्स खत्म हो जाएगा। डन? एनी डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल एक्सपेंडिचर ऑन मेकिंग द एसेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। सो असेट की परचेज प्राइस प्लस उसको खरीदने से रेडी फॉर यूज करने तक ऑल नेसेसरी एक्सपेंस इनकर्ड टू ब्रिंग दैट असेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन और टू मेक दैट असेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज।
वो सारे खर्चे हम लोग असेट की कॉस्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन टेंजिबल इंटेंजिबल थ्योरी क्वेश्चन के लिए देख लेना। टेंजिबल जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल देख नहीं सकते, छू नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। टेंजिबल असेट की फाइनाइट लाइफ होती है, इंटेंजिबल असेट की लाइफ जनरली 10 साल होती है, और उसमें भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसको हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं करते। AS26 ने उसकी लाइफ जनरली 10 साल बोली, इसके अंदर में ऐसा कोई प्रिजम्पशन नहीं है टेंजिबल असेट में, बराबर है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल दोनों के लिख दिया, कार, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग। इसके एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर, स्ट्रीमिंग राइट, लैंडिंग राइट, ट्रीटमेंट, ट्रेडमार्क्स एंड पेटेंट्स। अमोर्टाइजेशन, जैसे टेंजिबल असेट डेप्रिसिएट होती है, वैसे इनटेंजिबल असेट मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, अमोर्टाइज होती है। ओवर इट्स यूजफुल लाइफ मे बी इन प्रोडक्शन यूनिट और मे बी इन टाइम। यूजफुल लाइफ, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। यूजफुल लाइफ इन टाइम भी हो सकता है, यूजफुल लाइफ इन डन। बड़े आगे बाकी सब्जेक्ट के भी होंगे ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से होके करोगे, करो। 10 नहीं, 13। टांगा पलटी घोड़े फरार। Kumar R&D company registered a patent. The patent meets the criteria of an intangible asset on 1st of July 21. Developed, क्या बोला बेटा, on 1st of January 2021 developed at a cost of 28 lakh and spent 2 lakh towards legal fees and registration. क्या डेवलप किया बेटा उसने, एक पेटेंट, बरोबर। आगे लिखा है द पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years. बुक्स आर क्लोज ऑन 31 December एवरी ईयर। बोलो बेटा पूछा क्या है, शो द पेटेंट अकाउंट एंड अमोर्टाइजेशन अकाउंट। चलो भैया पेटेंट के लिए कितना कॉस्ट लगा, 28 लाख और 2 लाख, टोटल 30 लाख लगा। देखो पेटेंट अकाउंट के अंदर में डेबिट साइड में टू बैंक 28 और 2, आप एक साथ 30 लाख भी लिख सकते हो पूरा। उसके बाद पेटेंट की लाइफ कितनी है बेटा, 30 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू कुछ पता नहीं, 0 डिवाइडेड बाय 10 ईयर, तो पेटेंट का डिप्रिसिएशन जिसको आप अमोर्टाइजेशन बोलोगे। अरे बाबा टेंजिबल असेट की वैल्यू कम होती है तो हम लोग उसे बुक वैल्यू कम होती है तो उसे डिप्रिसिएशन कहते हैं। इनटेंजिबल असेट के डिप्रिसिएशन को अमोर्टाइजेशन बोलना, टेंजिबल के डिप्रिसिएशन को डिप्रिसिएशन बोल देना। कितना आया, 3 लाख पर एनम। देखो तो 3 लाख पर एनम, और ये पहले साल पेटेंट कब रजिस्टर करवाया, 1 जुलाई को, और साल कब खत्म हो रहा है, दिसंबर एवरी ईयर। तो पहले साल में तो 6 महीने हुआ ना, 1 जुलाई से 31 दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो आपका ये फर्स्ट ईयर के लिए आएगा 3 लाख का आधा, यानी 1.5 लाख। बोलो बचा कितना, 30 में से 1.5 गया, 28.5। अगले साल पूरा 3 लाख, खेल खत्म। अरे अमोर्टाइजेशन अकाउंट भी बनाने बोला, पहले साल का 1.5 लाख ट्रांसफर कर दिया, दूसरे साल का 3 लाख ट्रांसफर कर दिया पीएनएल में। क्लियर, बड़े आगे। उसके बाद प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी एक्वायर्ड स्ट्रीमिंग राइट्स ऑफ द मूवी। इजी है, आप कैलकुलेट करोगे खुद से। सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये अभी नहीं देखेंगे, हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि हमारा आधा घंटा पहले क्वेश्चन में जाने वाला है। आधा घंटा करीब करीब फर्स्ट क्वेश्चन में जाएगा बेटा, तो ये अभी नहीं देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 2, आ जाओ सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। बोलो क्या लिखा है यहां पे, बोलो बेटा, चाय दे दे यार। द मशीनरी अकाउंट ऑफ अ फैक्ट्री शोड अ बैलेंस ऑफ 19 लाख। कितना बैलेंस दिख रहा है बेटा, 19 लाख। आ जाओ,
देखो क्या क्या बोला है। तो on 1st of January 2022 its accounts were made up to 31st December each year and depreciation is written off at 10% per annum under diminishing balance method. Again very important question. बरोबर। ऑन 1st June 2022 उसने एक और नया मशीन खरीदा एट अ कॉस्ट ऑफ 2,80,000। पूरी रामायण दिया है, पूछा क्या है, राइट अ मशीनरी अकाउंट अलाउिंग सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इन द पास्ट, कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन टू द नियरेस्ट फिगर ऑफ रूपी। पूछ पूछ के क्या पूछा, मशीन अकाउंट पूछा है। क्या पूछा है बेटा, मशीन अकाउंट। चलो बना लेते हैं ना। सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर है 5.40 मॉड्यूल का, सेल्फ प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 2। बरोबर, बढ़ेगा आगे। आज अकाउंट बना लेता हूं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, पढ़ो लाइन से क्वेश्चन और एक एक चीज की एंट्री कर दो। डेबिट, क्रेडिट, आ जाओ। सबसे पहले बोलो बेटा, असेट कब खरीदा, साल 2022 है। 1st of January को असेट खरीदा टू बैंक, कितने का खरीदा, 19 लाख, 19 लाख का असेट खरीदा। आगे लिखा है ऑन 1st January 2022 इट्स अकाउंट्स मेड अप टू 31st December ईच ईयर and depreciation is written down or written off at 10% per annum under WDV method। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसी साल में आगे क्या हुआ, 1st June 2022 को न्यू मशीन अक्वायर्ड एट कॉस्ट ऑफ 2,80,000 एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंस चार्ज टू इरेक्ट द मशीन वर्क्स आउट टू बी 8,920। ओ भाई साहब, 2,80,000 का मशीन, 8,920 का इलेक्ट्रिक अपना इंस्टॉलेशन चार्जेस। आपको मैंने बताया था असेट खरीदने से रेडी फॉर यूज करने तक ऑल नेसेसरी एक्सपेंस विल बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ दैट असेट। मशीन को खड़ा करना ये भी नेसेसरी है, तो ऐड कर देंगे असेट के वैल्यू में, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है। सो 1st of June टू बैंक, मशीन ऑलरेडी एक्वायर कर लिया था क्या, बैलेंस लिख लो, ये लो। $2,88,000 और इरेक्शन चार्जेस कितने हैं, 8,920, 288,920, 288,920। हाँ ठीक है ना, बैलेंस लिखा ना, बैलेंस, ये लो, बैलेंस ब्रॉड डाउन, ऑलरेडी खरीदा हुआ था। उसके बाद आगे देखो और क्या बोला है। आगे लिखा है बच्चों, अ न्यू मशीनरी एक्वायर्ड के बाद में आगे लिखा है ऑन 1st of June 2022 मशीन विच एट अ कॉस्ट ऑफ 437,400 ऑन 1st January 2020, बरोबर ना बच्चों, वॉज सोल्ड फॉर 75,000। ओ भाई साहब, ऐसी असेट जिसकी कॉस्ट 1st January 2020 को कितनी थी रे बेटा, 4,37,400 वॉज सोल्ड फॉर 75,000। अब बताओ कब बेचा बेटा, फर्स्ट ऑफ जून, 2022 को बेचा। असेट खरीदा कब था, 1st of January 20। तो भैया 1st January 20 से 1st of June 22 तक टिल डेट ऑफ सेल, टिल डेट ऑफ सेल जो भी डिप्रिसिएशन चार्ज किया माइनस नहीं करोगे टू फाइंड आउट द बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, और फिर उस बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल को कंपेयर करोगे सेल प्राइस से, सो दैट यू कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, राइट। तो चलो निकालो डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का। बोलो कितना रेट था रे बेटा यहाँ पे, देखो चेक करो प्रश्न में, 10% पर एनम अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। वो 37,400 इंटू 10% का साइन माइनस इक्वल्स टू बचा 393,660।
बरोबर ना, 39,366 माइनस इक्वस टू बचा 354,294, 354,294 ईयर 2022, डिप्रिसिएशन थर्ड ईयर में। इसी साल में तो असेट बेच दिया बरोबर 6 महीने बाद, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, इसी साल असेट बेचा है। कब बेचा है बेटा? ऑन 1 June 22। ओ भाई साहब, 1 June 22 को बेचा, यानी जैन फेब मार्च अप्रैल में 5 महीने का डिप्रिसिएशन लो थर्ड ईयर में। बोलो बेटा, ये दोनों को माइनस करो, बोलो कितना बच रहा है यहाँ पे? WDV और बैलेंस ब्रॉड डाउन और BV 437,400 माइनस 43,740 माइनस 39,366, 3,54,294। यहां से 1 June 22 तक आधा डिप्रिसिएशन लो, 17,715। आधा डिप्रिसिएशन ही लेंगे ना, आधा नहीं, 5 महीने का 14,762.25। कहाँ गया रे? बता कितना बचा? 3,39,532। अब देखो आगे क्या हुआ है। यस बेटा, आ जाओ, पढ़ो आगे पढ़ो। 1 June 2022 को वो असेट कितने में बेचा? 75,000 में बेच दिया। ये है बीवी ऑन डॉस। बीवी ऑन डॉस बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। नुकसान हो गया, कितने का लॉस हुआ बेटा बताओ तो जरा? 2,64,000। इतने की चीज इतने में बेचा, 264,532 का लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल। बरोबर है क्या? अब इस साल में कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया? 2022 में 1 June 22 बाय डिप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड 14,762.5। बरोबर, बिल्कुल सही जवाब। फिर ये असेट बेच दिया बाय बैंक, फिर सेम डे नुकसान हो गया बाय PNL, लॉस ऑन सेल। बताओ बेटा कितना आया? 264,532। देखा कैसे हाथ जाते इधर उधर। डन, लिख दिया बेटा सभी ने? एक असेट तो चली गई, एक असेट गई। आगे और बढ़ो जवानों, आगे और क्या हुआ है देखना जरा। एक असेट चली गई हमारे पास से, आगे देखो। बची हुई असेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, ध्यान से सुनना। आगे लिखा है अनदर मशीन विच हैड अ कॉस्ट ऑफ 4,37,000 ऑन January 21 was scrap ऑन द सेम डेट। एक और मशीन जिसकी वैल्यू 1 January 21 को 4,37,400 थी, वर्किंग नोट 1। एक और मशीन जिसकी वैल्यू 1 January 21 को, जिसकी वैल्यू कितनी थी बेटा? बुक वैल्यू 4,37,000, वो भी सेम डे बेच दिया गया। वॉज स्क्रैप ऑन द सेम डेट एंड रेज रियलाइज नथिंग। बोलो सेम डेट मतलब कौन सा? पहले डिप्रिसिएशन ले लो, साल 2021 का डिप्रिसिएशन 10%,
4,37,400 बरोबर है, वेरी गुड। 437, अरे 4,37,400 था उसका कॉस्ट। कॉस्ट बोलो WDV कितना बचा 1122 को? 3,93,660। इसके ऊपर 5 महीने का डिप्रिसिएशन। बरोबर है, बोलो बेटा कितना आया, निकालो तो इसका 5 महीने का 10% के हिसाब से। तो 16,402 जैन फेब मार्च अप्रैल में, बोलो कब बेचा बेटा? 1 जून 2022 को ही बेचा है ना, चेक करो तो एक बार। 1 जून 2022 को बेचा है ना, चेक करना। बोलो तो कितना आया? 393,660 इंटू, चेक करो 16,402 आ रहा है क्या सभी का? 393,660 कब का है बेटा? ये 1 जनवरी 2020 एक और असेट थी। बच्चों 4,37,000 है ना रे बच्चों, हमने कौन सा वाला असेट लिया दिख रहा है क्या आपको? कितनी असेट है इसके अंदर में? 4,37,400 वाली असेट है ना, सही है ना? क्या बोला है देखना जरा। ऑन 1 जनवरी 22 मशीन विच हैड अ कॉस्ट ऑफ 437,400, ये हो गया अपना। अनदर मशीन विच हैड अ कॉस्ट ऑफ 4,37,000। ओ ये रेड पेन से जो लिख रहा हूं कलेक्शन करो। बरोबर है क्या? हाँ, अब बताओ 4,37,393,300 16,388 16,388। हाँ हाँ बेटा, अरे दूसरा मशीन 437 का है, पहला वाला मशीन 447,400 का था। ये डिप्रिसिएशन 5 महीने का, ये आ जाएगा। बीवी ऑन डॉस, बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। बोलो बेटा बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल कितना है? 393,300। और ये कितने में बेचा? स्क्रैप्ड फॉर नथिंग, जीरो। देयरफॉर पूरा का पूरा लॉस हो गया। ओ भाई साहब बताओ अब क्या करें? पूरा का पूरा लॉस हो गया 376,912। कौन से साल का अकाउंट बना रहे हैं? ईयर 2022। 22 में कितना डिप्रिसिएशन है बताओ तो? ये वाला डिप्रिसिएशन है इस असेट का 16,388 बाय डिप्रिसिएशन ऑन एसेट स्क्रैप्ड। नुकसान कितने का हुआ? बाय PNL 376,912। ये समझ में आया क्या रे बाबा सभी को? बरोबर। अब बची हुई असेट पे कितने का डिप्रिसिएशन आएगा वो देख लो। बची कितनी असेट हमारे पास? टोटल असेट 1122 को थी 19 लाख की। 1122 का बैलेंस देखना, 1122 का बैलेंस देखना। 19 लाख की असेट थी 1122 की,
उस 1122 की 19 लाख में से 1122 का कितना का सेट गया? 354 294। फिर से 1122 का कितने का सेट चला गया? 393 300। ये स्क्रैप कर दिया। सर आप ये वाली फिगर क्यों ले रहे हैं? 354 29। अरे बाबा ये फिगर 1122 की है ना सर। 1122 की फिगर क्यों लिया? क्योंकि 19 लाख भी 1122 का है ना। अब इस 1122 में से ये दो 1122 वाली फिगर चली गई, तो मेरे पास 1122 को कितने की एसेट बची? 11,52,406। ये बैलेंस एसेट है। इसके ऊपर लो डिप्रिसिएशन फॉर ईयर 2022 10% के हिसाब से। बोलो बेटा कितना आ जाएगा? बचा कितना? 10,37,165.4। कुछ था क्या रे इसमें? बरोबर, ये लिख लो पहले तो 115,246 241,240.6 करो, निकालो बेटा। डन, ऑल सेट, वेरी गुड। कर पाओगे क्या रे यहां से आगे ये बची हुई एसेट का? वन वन फाइव टू फोर 0.6। चलिए आगे। वेरी गुड वेरी गुड। और एक हमारे पास असेट थी जो हमने खरीदा था 1 जून 22 को। इस वाली असेट पे कितना आएगा 1 जून से 31 दिसंबर तक? अरे तो पुरानी हो गया, ये असेट भी तो खरीदी थी ना। फिर से बाय डिप्रिसिएशन ये वाली असेट पे निकालो 5 महीने का, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सॉरी 7 मंथ का। नई असेट जो खरीदी थी इस साल 1 जून को 288,920 इंटू 10% इंटू 7/12 16854। और यहां पे ये रहा आपका आंसर, बैलेंस कैरिड डाउन। ये सारे बैलेंसेस में से ये सारे बैलेंसेस माइनस कर दो तो आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। अब बताओ कुछ था इसमें? सिंपल था बच्चों, ऑल सेट। इतना कह के मैं मेरे आज के छोटू से प्यारे से 2 शब्द समाप्त करता हूं। कल और डिप्रिसिएशन के अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चन लूंगा। जहां कहीं पे भी किसी को कोई डाउट है, मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, आप लोगों को कोई चीज का टॉपिक का डिटेल वीडियो देखना है उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने आपको आज बता दी। आपको बेसिक्स के वीडियो देखने हैं उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने आज आपको बता दी। तो प्लीज 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 सब लोग जितना ज्यादा हो सके पढ़ाई करो, डाउट आए मुझे पूछो। लेक्चर्स डिटेल वाले देखने उसकी प्लेलिस्ट बता दी है। एंड प्लीज डू फॉलो माय ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शंस। यस और नो? यस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।